Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss most important question of D and F block elements. जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रोवाइड किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखो। ये मान के चलो, अगर नहीं देखोगे तो बाद में कहोगे हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल एज इट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि सब पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कहाँ से क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड उठाता है। अब आपको आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो डी एंड एफ ब्लॉक जो है सीबीएसई ने अलॉट कर रखा, 7 मार्क का यहाँ से भी आता है, 7 मार्क का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता है। तो यहाँ क्वेश्चन मैक्सिमम जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो रिपीट का मतलब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा रखे होंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और जो है एक्सरसाइज के। और जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबल है, जो आने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आर यू रेडी गाइस? ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री डी एफ ब्लॉक का। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर बेटा, एक्सप्लेन द गिविंग रीजन। आपको रीजन बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कह रहे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मैंने सोल्यूशन भी ले रखा, भी दिखा देंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगा। द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स हाई। तो इनके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत हाई होगी। दूसरा, तीसरा, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट की तरह क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं गुड कैटालिस्ट होते हैं। चौथा क्वेश्चन है द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। कौन सा ट्रांजिशन? डीडी ट्रांजिशन। तो जो कोई भी कलर्ड कंपाउंड होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। एक चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी होता है, जैसे KMnO4 हो, तो KMnO4 जो होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो कलर्ड होता है, पिंक कलर, पर्पल पिंक कलर का होता है, तो वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। तो अब इनके सारे आंसर हमने लिख रखे हैं, देखो नीचे। पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि देखो मैंने पता पहले रखा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू which are the attract by magnetic field and show the paramagnetism। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म इसलिए शो करते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने की वजह से होते किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कौन सा बिहेवियर? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो इसलिए पैरामैग्नेट। दूसरा है, दूसरे का आंसर क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या था आपको याद ही होगा, द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज हाई। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्यों ज्यादा होती है? देखो, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड एडिशनल कोवैलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स ड्यू टू व्हिच दे हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इन्होंने कहा है कि इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इनकी लैटिस भी स्ट्रांग होगी और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी ज्यादा होगा। ओके, तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन था कि ये वेरिएबल ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, पहला तो मैंने बता दिया क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आप जानते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन वेरिएबल होती है। जैसे Mn की तो 7 तक होती है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक होती है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, केवल जिंक की और कैडमियम की नहीं होती है।
सॉरी जिंक हो गया और स्कैंडियम, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिंक की और जो है स्कैंडियम की जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट अगर पूछा जाए तो स्कैंडियम सही है। क्यों? क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि वो फुलफिल होता है ना, उसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, एंड कैन फॉर्म इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट्स व्हिच रेडली चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट बनाते हैं और जो आसानी से किसमें बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में, क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता है। तो इसका जो है रीजन मैंने पहले बता रखा था। फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर मैनी कंपाउंड गुड कैटलिस्ट, तो आप पता हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं गुड कैटलिस्ट की तरह वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वेरिएबल होती है, इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता है। फिर अदर ट्रांजिशन में जनरली फॉर्म कलर्ड, ये बता चुका हूं, देखो फिर से देख लो। इट इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच दे अंडरगो डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन? देखो बेटा, डी ट्रांजिशन की वजह से बाय द एब्जॉर्बिंग लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम विजिबल रीजन्स एंड प्रोड्यूस कलर, और ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो दो रीजन याद रखना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन। एक क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा हम लोग। 2 है व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो यहां पे फिर दूसरा है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लो, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। पहले पूछा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट की तरह वर्क क्यों करते हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां क्वेश्चन पूछ लिया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है ना, चलो देखते हैं बेटा। तो पहला है व्हाट इज मीन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो इसका आंसर पहले दे रहा हूं। देखा, इट इज बिकॉज दे कैन लॉस शेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स। देखो, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन इसलिए स्टेट शो करते बेटा क्योंकि ये s के भी इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्डिंग में, और n-1d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में यूज करता है, क्योंकि इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है ना। कोई भी होता है, जैसे मान लो मैग्नीज ही है, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो ये होता है 4 आर्गन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s2 3d5। तो अगर ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहां की यूज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी 2, 2 यहां से, 1 यहां से तो 3, 2 यहां से और 2 यहां से तो 4, और 3 यहां से, 2 यहां से तो 5, और यहां से 4 और 2 6, और 5 और 2 तो 7। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएंगी। इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में ns और n-1d, d के और s के दोनों इलेक्ट्रॉन जब यूज होते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। तो लिख लोगे बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो यही लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये जो है ns और n-d का जो डिफरेंस होता है एनर्जी गैप का, वो बहुत कम होता है। ओके, तो इट बिकॉज द लॉस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ, मतलब ये लॉस और शेयर दोनों जो है, इलेक्ट्रॉन जो लॉस भी करते हैं शेयर भी करते हैं ns और n-1d से, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम क्यों होता है। तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम क्यों होता है, तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो देखो यहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इट इज अ ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स with increase in atomic
नंबर ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 4 सबसेल्स। देखो इन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुअल डिक्रीजेस, साइज का जो ग्रेजुअल डिक्रीजेस होता है, डिक्रीज होती है जो साइज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों घट जाते हैं लैंथेनॉइड्स विद इनकी एटॉमिक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज घट जाता है, जिसकी वजह से इसी को हम लोग किसकी वजह से होता है, पुअर सील्डिंग ऑफ 4f सबसेल की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, पुअर सील्डिंग ऑफ 4f सबसेल की वजह से। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे पुअर सील्डिंग 4f की क्यों होती है, देखो बेटा जैसे मतलब कोई भी है तो सबसे अच्छी सील्डिंग जो होती है वो होती है s की, है ना, p d, और सबसे पुअर सील्डिंग जो न्यूक्लियस की करता है वो होता है f ऑर्बिटल। तो होता क्या है, जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में तो सेल नंबर बढ़ती है। आप देखो ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो सेल नंबर बढ़ेंगी, सेल नंबर बढ़ेंगी तो साइज बढ़ जाएगा, है ना, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन नीचे साइज बढ़ता है, कौन बढ़ाता है, सेल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एफ की जो होती है सील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो आप देखे होंगे जितने भी लैंथेनॉइड आएंगे तो उसमें 4f पहले आएगा, है ना, 4f, ठीक है, और उसके बाद 4f के बाद 6s2, 4f के फिर 5d भरेंगे, ओके, फिर 6s2 सबसे बाद में आएगा s। तो अब यहां पर इसकी सील्डिंग पुअर होगी तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसका अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। किस वाले से, जो बाहर s के इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हो नहीं, बाहर जो s के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, खींचेगा, तो साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये साइज को घटा देता है। तो जितना सेल नंबर साइज को बढ़ाती ही नीचे जाने पर उतना पुअर सील्डिंग की वजह से साइज क्या करता है, घट जाता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव, यानी यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगने लगता है। तो साइज क्या होता है, लगभग इक्वल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम क्यों होता है, तो आप यही लिखोगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप ये लिखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 4d सीरीज और 5d सीरीज जो होती है उनका साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है 4d और 5d सीरीज का, इसलिए ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप समझ गए। तो अब आते हैं नेक्स्ट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, तो सेम ही है, ऐसे ही जैसे लैंथेनॉइड वैसे एक्टिनॉइड है। द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 5f सेल। उसमें हमने जो है ग्रेजुअली डिक्रीज द साइज दिया था 4f की वजह से ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 4f। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, 5f सेल, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 5f सेल ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ 5f सब सेल। इसकी वजह से जो है इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलेगा, तो इसमें भी जो है साइज डिक्रीज होगा। तो ये था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। असाइन द रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है। पहला, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप लोग सब जानते हो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीट हो, समझे, इनकम्प्लीट, किसमें इनकम्प्लीट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और न्यूट्रल स्टेट में भी, दोनों में क्या हो, इनकम्प्लीट हो। लेकिन जिंक जो है ये फुलफिल होता है, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करोगे तो आर्गन 4s2 3d10, देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 होते भी हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है, एक होता है कॉपरनीशियम सीएन, ठीक है, कॉपरनीशियम, ये जो है चारों के चारों ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों फुलफिल्ड होते हैं। ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुलफिल्ड है, देखो +2 4 लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे s से, तब भी देखो 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इसका मतलब ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और न्यूट्रल स्टेट में भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये फुलफिल है, ओके, फुलफिल्ड है, यही लिखेंगे हम लोग। Mn exhibit the highest oxidation state +7 among the 3d सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहे जो 3d सीरीज होती है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करता है वो कौन शो करता है, 7। तो ऐसा क्यों, 7 इसलिए शो करता है क्योंकि यहां पे s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है, किसकी, मैग्नीज की। अभी हम रीजन और लिख के दिखा दे रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है Cr+2 इज रिड्यूसिंग नेचर बट Mn+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो Cr+2 रिड्यूसिंग नेचर क्यों होता है? देखो पहले तो हम बता दे रहे हैं कि रिड्यूसिंग वो नेचर क्या होता है। देखो रिड्यूसिंग का मतलब ये हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कौन करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन, जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे को रिड्यूस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रिड्यूस होंगे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले देखते हैं Cr+2। देखो Cr+2 जो है यहां पे लिखा, इफ एन एलिमेंट इज हैविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। वही बात है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो तो दूसरे के लिए क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। फिर लिखा है दैट इज द देयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल द रिडक्शन ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। Cr+2 हैज कॉन्फिगरेशन D4। Cr+2 का कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो D4 आएगा। इसका कैन लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D3, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है 3D3 बना लेगा। और फिर जो है हाफ फील्ड, देखो इधर समझ लो, एक्चुअली क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो आर्गन 4s1 3d5 होता है बेटा, यही तो होता है। अब +2 में है क्रोमियम +2, तो +2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा क्रोमियम किसमें? +2 में। देखो इधर क्रोमियम यहाँ पे था +2, तो +2 का मतलब क्या हो बेटा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4s0 और यहां हो जाएगा 3d4। समझ रहे नहीं? यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो एक s से जाएगा, एक ही था तो एक s से जाएगा, और एक d से तो 3d4 हो जाएगा। वही कह रहा है 3d4 में है ये। अब ये 3d4 से कहां जाना चाहेगा? Cr+2 जो है वो जाना चाहेगा अगर Cr+3 में, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। अब यहां कितने बचेंगे बेटा? यहां हो जाएगा 3d3। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब D4 से चेंज हो गया, ये D4 था, ये क्या था? 3d4। तो 3d4 से किसमें पहुंच गया? 3d3 में। और 3d3 जो है आपको याद होगा CFT बताया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऊपर Eg बताया था, नीचे क्या बताया था? T2g। तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3, तो ये हाफ फील्ड है, T2g हाफ फील्ड, तो ये मोर स्टेबल होगा, है ना? इसलिए Cr+2 जो है वो D4 से D3 में जाना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि T2g में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हाफ फील्ड, क्योंकि मैक्सिमम कितने भर सकते हैं इसमें? 6, और आधे भरे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये CFT में समझाया जाता है, CFT जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां पे T2g3 हो जाएगा। अब यहां देखो Mn+3 का D4 ही है, तो क्या ये जो है, इसलिए देखो यहां से एक बार और समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये काम किसकी तरह करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। समझ गए नहीं? अच्छा चलो हम उधर समझा दे रहा हूं, एक मिनट, इधर भी देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। थोड़ा हम इसको ब्लैक कर दे रहे हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो Mn+3 है, चलो देख ले रहे हैं, Mn+3 इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो आर्गन क्या होगा बेटा? 4s2 3d5। 3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे तो 4s0 हो जाएगा, एक यहां से जाएगा तो 3d4 हो जाएगा। तो ये देखो, ये भी क्या है? 3d4 भी क्या है? ये भी जो है आपका 3d4 यहां भी है, और 3d4 क्रोमियम +2 में भी था। लेकिन Mn+3 जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा। क्यों? अब Mn+4 में थोड़े चला जाएगा, भैया 3 इलेक्ट्रॉन वैसे निकाल चुके हो, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn+2 में चेंज हो जाऊं। किसमें? Mn+2 में। तो यहां से D4 था जो 3d4, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो Mn+2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3d5। अब इसका करके देख लो भाई, Mn+2 का करोगे यहाँ से 2 ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, तो 3d5 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। समझ रहे बात नहीं? क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन और लॉस नहीं करना चाहेगा, Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसलिए इसका होगा रिडक्शन, और काम किसकी तरह करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, तो Mn+3 जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाह रहा, गेन करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, 3d5 बना लेगा।
Mn+2 में, और Cr+2 क्या करना चाह रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा था, वो T2G3 हाफ फील्ड होना चाह रहा था, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये क्वेश्चन था आपका, आप समझ गए होंगे। डन। तो कोई भी जो है आयन क्यों ऑक्सीडाइज होना चाहता, क्यों रिड्यूस होना चाहता है, ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, अच्छा आंसर हम दिखा रहे थे, तो आंसर तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इसमें जो है पहला क्वेश्चन तो आसानी था सबसे। जिंक इज रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट, समझ गए होंगे। Mn एक्सिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देख लो यहाँ पे, इसका भी देखना चाहिए, देख लो। Mn शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2। इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d5 है बेटा, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके पास, ठीक है। एट द 3d एंड 4d आर द क्लोज एनर्जी, इनकी एनर्जी भी लगभग सेम होती है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लॉस शेयर, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, शेयर के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, ठीक है। तो ये हमने पहले बता दिया था कि इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो है डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस दोनों में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगला क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, जो है क्रोमियम और इसका मैग्नीज का हो चुका। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन उससे बढ़िया था। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था बेटा, एक मिनट देख लो यहाँ पे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स इस जो है ऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्साइड लिखा हुआ है बेटा, देख लो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली, ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखने को मिलती है, क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बता सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसका रीजन भी देख सकते हो नीचे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यही दोनों रहते हैं। देखो, इट इज बिकॉज द F2 एंड O2 आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एंड इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी हाई होता है, एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए जो है फ्लोराइड और ऑक्साइड जो होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके चारों जो आपने देख लिया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ये हमने पार्ट में डिवाइड कर रखा, लेकिन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, आपको पढ़ना है। मैंने आंसर इसलिए लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आंसर भी रीड कर सकते हो, चाहो तो इसको आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बेटा, लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय क्यों बनाते हैं, तो अलॉय होता क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज लगभग सेम होता है, इसलिए ये अलॉय बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉय बिकॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल सेम टू सेम, सीबीएसई के आंसर शीट में यही आंसर दे रखा था, आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियाई लगभग सेम होती है। डन। उसके बाद आ जाओ, फिर पूछा है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर है इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड हाई चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो कैटायन का साइज छोटा होता है पहली बात, और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल मतलब होता है खाली डी ऑर्बिटल पड़ा होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इनका चार्ज भी हाई होता है, इसलिए ये क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, डीएफ ब्लॉक, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ड्यू टू साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, हाई चार्ज और वेकेंट डी, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंडिकेट द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द, पहला है K2Cr2O7 फ्रॉम द क्रोमाइट ओर, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग जो है क्रोमाइट ओर से कैसे बनाएंगे, और KMnO4 को पायरोलुसाइट से कैसे बनाएंगे। तो पायरोलुसाइट होता है MnO2 बेटा, वैसे क्या होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड को ही पायरोलुसाइट कहते हैं। तो इसके कुछ स्टेप हैं, ये रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे पहला K2Cr2O7 कैसे बना, क्रोमाइट, तो देखो FeCr2O4 को हम लोग क्रोमाइट ओर कहते हैं, ये
FeCr2O4। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं Na2CO3 से और O2 की प्रेजेंस में, तब सब पहले बनता है सोडियम, यहाँ पे बनेगा क्रोमेट Na2CrO4 Fe2O3 और CO2। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। फिर इसकी एसिडिक मीडियम में H2O4 से रिएक्शन करा करके बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट, बाकी सोडियम सल्फेट और वाटर। तो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन फिर KCl से करा दो तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये मेथड है क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर से अगर तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो 3 स्टेप में दिखाना पड़ेगा। पहले क्रोमाइट ओर से आपको बनाना पड़ेगा सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमाइट और फिर सोडियम डाइक्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो KCl से रिएक्शन कराने के बाद। तो ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लिख के याद कर लो कैसे भी। तो आप इसको एक बार लिख के याद कर लेना, 3 स्टेप में है तो बन जाएगा। फिर आते हैं पायरोलुसाइट। अब KMnO4 कैसे बनाएंगे बेटा? तो देखो यहाँ पे पहले KMnO4 नहीं बनेगा डायरेक्ट, पहले बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। तो कैसे बनता है? आप यहाँ पे MnO2 लोगे, पायरोलुसाइट की रिएक्शन 4KOH से कराएंगे O2 की प्रेजेंस में, हीट कर देंगे तो K2MnO4 बनेगा जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। क्या नाम है? पोटेशियम मैग्नेट। फिर अब पोटेशियम मैग्नेट से 3 तरह से आप KMnO4 बना सकते हो, तीनों सही है, कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो, यानी 2 ही स्टेप में KMnO4 बन जाएगा। तो पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन अगर Cl2 से करा दे तब भी KMnO4 और KCl बन जाएगा। अगर पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन O3H2 से करा दे तब भी KMnO4 बन जाएगा KOHO2। और अगर पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन में CO2 पास करा दे तब भी KMnO4 बन जाएगा, K2CO3 और MnO2 बन जाएगा। तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीनों मेथड है, आप 2 स्टेप, चाहे ये स्टेप लिख दो तब भी KMnO4 बनना, या इसको इसके साथ लिख दो तब भी KMnO4 बनना, या इसको इसके साथ लिख दो तब भी KMnO4 बनना। तो किसी भी मेथड से आप इसमें KMnO4 बना सकते हो। 2 स्टेप में KMnO4 बन जाएगा, जो कि पर्पल पिंक कलर का होता है। KMnO4 कैसा होता है? पर्पल पिंक कलर की, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर आता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से है तो इंपॉर्टेंट तो है ये, है ना। देखो बेटा, E0M+2 M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। कह रहे कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है? कॉपर इज ओनली मेटल द फर्स्ट सीरीज। कह रहे कॉपर जो फर्स्ट सीरीज में है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका SRP जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? तो लिखा द E0M+ वैल्यू कॉपर इज पॉजिटिव एंड दिस सो दैट द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इससे पता चलता है ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस बिकॉज द कॉपर हैज हाई इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, देयरफॉर द हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉपर टू copper+2 इज नॉट बैलेंस्ड बाई हाइड्रेशन एनर्जी। देखो समझो, कॉपर का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है? क्वेश्चन ये था। तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसकी इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, और जो कि हाइड्रेशन इंथैल्पी के द्वारा बैलेंस नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर फुलफिल होता है बेटा। अभी कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो आर्गन 4s1 3d10 ये होता है, तो डी में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो फुलफिल है तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी? बहुत हाई होगी, है ना। क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो जल्दी रिमूव ही नहीं होगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी इसकी हाई होती है, जिसकी वजह से जो है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि SRP जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आप यही रीजन लिखोगे। ओके, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7, इंपॉर्टेंट है भी है। व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान गेट fit into voids resulting therefore formation of interstitial compound. Transition metals have the voids, therefore they form interstitial compounds. They are generally non-stoichiometric and neither typically ionic nor covalent. देखो समझते हैं हम लोग।
देखो वावेड क्या होते हैं, जैसे मान लो ये मेटल है, समझना इधर, ये मेटल है, मान लो ये भी मेटल हो गया, 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 तो इनके बीच जो ये स्पेस बचा है इसको क्या कहते हैं, वावेड्स। ठीक, जैसे लड्डू पैक करते हो, लड्डू पैक कर दो, बीच बीच में स्पेस होता है, तो उसमें हम लोग क्या काजू कादाम नहीं, काजू बादाम वगैरह जो है लगा देते हैं खाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो वाइड, तो यहाँ पे इसको वावेड कहते हैं, जो खाली स्पेस, या इसी को एक नाम और जानते हैं, आप लोग जानते हो शायद, इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट के नाम से जानता है। तो ये एक लैटिस बन जाती है, इसकी क्या बन जाती है, लैटिस। तो इसी में जैसे ये मान लो मेटल है बड़े बड़े, और इनके बीच में हाइड्रोजन डाल दो या कार्बन डाल दो या नाइट्रोजन डाल दो, ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं। क्यों, इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज छोटा होता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होंगे स्मॉल आइटम जैसे कार्बन हाइड्रोजन जो है गेट फिट, जो फिट हो जाए वावेड्स, वावेड में रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटर, तो इनकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। जैसे एग्जांपल दिया Fe3H, तो ये अगर आयरन के मालिक आइटम है तो ये यहाँ पर क्या भर दोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते क्यों हैं, क्योंकि ये लैटिस बनाते हैं, तो लैटिस में क्या देखने मिलता है, वावेड। वावेड मतलब होता है स्पेस, खाली स्पेस जो होता है यहाँ पे भरा कोने बच जाता है, उसी को वावेड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइड, वाइड्स, VOIDS, वाइड्स। ठीक है, तो जो वाइड्स होते हैं इनकी वजह से जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद आते हैं, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग, एक्टिनोइड एग्जिबिट द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लैंथोराइड। कह रहे हैं कि एक्टिनोइड जो होते हैं ज्यादा रेंज की ऑक्सीडेशन शो करते हैं देन जो है लैंथेनोइड्स। दूसरा है सिल्वर एटम कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। पहला बता दे रहा हूं, एक्टिनोइड्स एग्जिबिट द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लैंथेनोइड्स बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन, क्योंकि इनके बीच जो होता है एनर्जी गैप जो देखने मिलता है वो बहुत कम है, 5s 6d और 7s, एक्टिनोइड की बात चल रही है, सबसेल, एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन एक्टिनोइड्स। देखो बेटा, कह रहे स्टेट द रीजन ऑफ सॉरी एक्टिनोइड विद द ग्रेटर रेंज, तो देखो ग्रेटर रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इसलिए देखने मिलती है क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है किसके बीच में, 5p 6d और 7s में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है ये सारे के सारे यूज होते हैं, F के इलेक्ट्रॉन, D के इलेक्ट्रॉन, S के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ये जो है मोर एंड मोर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि एग्जिबिट द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो आप लिख लोगे 5f 6d एंड 7s सबसेल एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो एनर्जी गैप क्या होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन शो करते हैं कौन, एक्टिनोइड, किससे, लैंथेनोइड से। अब ये क्वेश्चन बढ़िया, सिल्वर जो होता है सिल्वर एटम कंप्लीटली, तो सिल्वर एटम देखो Ag होता है, क्या होता है सिल्वर, Ag। अब सिल्वर का जो सिंबल होता है देखो बेटा Ag होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करोगे तो आर्गन 18 तक ये हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 4s2 3d10 और फिर हो जाएगा 5s2 47 भरना है 5s2 और फिर हो जाएगा 4d10। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन थोड़ा चेंज होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना होगा, 18 2 20 10 30 और 10 40, छूट गया कुछ, 18 2 20 और 20 10 30, अच्छा 4p6 छूट गया, सॉरी। कितना हो जाए 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d कितना हो जाएगा बेटा 4d10। ठीक, तो अब देखते हैं 20 10 30 36 2 38 48 हो गया, तो यहाँ पर 1 भरते हैं हम लोग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है Ag का, सिल्वर का। 47 भरना ना, देखो 18 तो कितना 2 ये होगा 20 प्लस 30 36 37 और ये हो जाएगा 10 47 हो गया। ठीक है, तो सिल्वर जो है, अब देखो सिल्वर का देखो d ऑर्बिटल फुलफिल है भैया, सिल्वर का d ऑर्बिटल फुलफिल है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो तो इसमें 10 हो गए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये फुलफिल होने के बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, तो ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है।
क्वेश्चन तो ये है, पूरी डिफिनेशन ये है कि अपने न्यूट्रल स्टेट में और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में अगर ये फुलफिल है, ठीक है, दोनों में फुलफिल है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, और अगर दोनों में फुलफिल नहीं है किसी में भी, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फुलफिल ना हो या न्यूट्रल स्टेट में फुलफिल ना हो, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे Ag एक्चुअली क्या होता है बेटा, Ag पे अगर +1 चार्ज लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तब भी ये फुलफिल रहेगा। तो Ag जो होता है Ag+2 में फुलफिल नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो 4d9 हो जाएगा, तो अब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे। तो Ag+2 में, Ag+2 शो करता है बेटा, एक फार्मूला बनता है AgF2, तो ये F इधर होता है, ठीक है। तो Ag जो है +2 स्टेट में जो है इनकम्प्लीट फील्ड होता है डी सब सेल, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट किया जाता है, ठीक है, समझ गए सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो Ag+2 में जो है इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, इसका आंसर भी दे रखा है, नीचे दे रखा है, देखो, सिल्वर इज द ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इट कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच हैज इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। तो आप लोगों को इनको कंप्लीट करना है, आपको बैलेंसिंग आती होगी रेडॉक्स वाली, उससे भी कर सकते हो। जैसे एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे Cr2O7-2 Fe+2, तो वैसे इसको अलग अलग चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक दिखा दे रहा हूँ, बाकी समझ जाओगे। Cr2O7-2 और ये जा रहा है किसमें, ये जाएगा Cr2O7-2 H+ है ना, तो ये जाएगा बेटा Cr+3 में, देख लो, बता दे रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ 11th का, Cr+3 में जाएगा। अब यहाँ 2 Cr है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 7 है, एसिडिक मीडियम है, H+ बताता है एसिडिक मीडियम, यहाँ H+ है एसिडिक मीडियम, तो 7 है तो यहाँ 7 वाटर जोड़ ऐड कर देना, ठीक। अब इधर 7 2 जा 14, इधर हाइड्रोजन 0 है तो यहाँ पर 7 2 जा 14 H+ ऐड कर देंगे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो देखो 14 है, 2 माइनस निकाल दो, कितना बचा 12। इधर देखो बेटा 2 3 जा 6, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इधर ही ऐड करेंगे, क्यों? अब देखो 6 + 2 8 माइनस का 8 ये हो गया, और 14H, भाई एक H पर एक प्लस होता है, तो 14H पे 14H+ होंगे, तो 14 से 8 निकाल दो, अब कितना बचेगा 6, और इधर भी देखो 6 बराबर हो गया, समझे नहीं? इलेक्ट्रॉन उधर जुड़ते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। दूसरी रिएक्शन देखो Fe+2 वाली देख लो, Fe+2 जाएगा फेरिक में, फेरस जाएगा फेरिक में, तो यहां पर देखो 2 है, यहां ज्यादा चार्ज, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बराबर करें, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने से, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर दो, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब इलेक्ट्रॉन काट दो, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में, यानी Cr2O7-2 प्लस 6 Fe+2 प्लस 14H+ एरो। अब इधर का जोड़ दो, 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2, ठीक। लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट साइड में ऐड कर देंगे, तो देखो बन गया, आप यही देखो बना है, 2Cr+3 बन गया, तो इसमें भर दो, 2Cr+3 बना है, प्लस 6 Fe+3 बना है, 6 Fe+3 बना है, बिल्कुल सही है, प्लस 7H2 बना है, बिल्कुल सही है, 7H2 बना। आंसर यहाँ लिख रखा है, देख सकते हो, ये आंसर है पहले का। तो ये आपने 11 में सीखा है रेडॉक्स वाला, ठीक है, ये आप कर सकते हो ऐसे भी, Cr2O7 Cr+3 में जाएगा, Fe+2 Fe3 में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके काट पीट करके नीचे जो है रिजल्ट लिख सकते हो आप। ऐसे ये भी MnO4- आप कर सकते हो, ये भी सेम टू करोगे, बस MnO4- Mn+2 में जाएगा, और आयोडीन जो है I2 में जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा Mn+2 8H2O+, ऐसे ही करना है बेटा, हो जाएगा ये। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो Cr2O7 ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में जो बनेगा ये Cr2O4- बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो Cr2O4- बनेगा और H2O बनेगा, ये यहाँ थर्ड वाले में भरना है इसको। चौथा में ये है, चौथा बढ़िया क्वेश्चन है, MnO4- H4H+ 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें Mn+2 ना बना करके MnO2 बनाना, MnO2 + 2H2O, क्योंकि ये बेसिक मीडियम, 3 इलेक्ट्रॉन बेसिक मीडियम में होता है, आपको याद होगा बैंड से, बेसिक मीडियम में 153 कोड होता है इसका। देखो बेसिक मीडियम में
ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 की 1 होती है, एसिडिक मीडियम में 5 होती है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होती है। तो ये कौन सा मीडियम है? न्यूट्रल, क्योंकि 3 है। तो न्यूट्रल मीडियम में 3 है, तो यहाँ पे MnO2 प्लस क्या बनेगा? MnO2 आगे बनेगा और प्लस 2H2O यहाँ पे लिख रखा मैंने, MnO2 और 2H2O। समझ गए नहीं? तो ये फिल करना है इस तरह से। तो 1 नंबर की आती है कंप्लीट करने को, तो आप देख लेना, NCERT की ज़्यादातर पूछी जाती है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। कॉपर प्लस आयन इज नॉट नोन एक्वस सॉल्यूशन एक्सप्लेन। देखो कॉपर प्लस फर्स्ट जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है। जितना ज्यादा चार्ज होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों है भाई? देखो हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव इसलिए होती है, जैसे कॉपर है मान लो प्लस, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन भाई वाटर होता है तो वाटर में ऑक्सीजन होता है, तो बॉन्डिंग करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे, है ना। तो बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, पानी के साथ जो बॉन्ड बनता है किसी भी आयन का, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी हो जाती है। अच्छा, इंथैल्पी रिलीज होती है इसलिए एक्सोथर्मिक होती है, तो नेगेटिव बोल देते हैं। तो इसलिए देखो स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी। जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी पे। व्हेन दे अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर प्लस आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ये भी कह रहे हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी। देखो +1 से जा रहा है 2 में, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर चार्ज घटेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। यहां +1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन होगा। अच्छा, अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जो है एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और उसी का रिडक्शन होता है, उसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉपर प्लस हैज द लेस नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देन कॉपर प्लस 2। तो कॉपर प्लस की जो है नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होती है कॉपर प्लस 2 से, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में कम स्टेबल होता है देन कॉपर प्लस 2 से। ओके, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन और इसी में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, तो आप लोग एक बार पढ़िए जरूर। बाकी आप लोग कर ही रहे होगे अपने आप से, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पढ़िए। ओके, तो आप लोग NDS क्लास से बने रहिए और मैं अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला केमिकल काइनेटिक्स का। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते रहिए सब लोग, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।